गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। जैसे कि लास्ट क्लास तक हम बल तथा गति के नियम की रिवीजन कर रहे थे, पुनरावृत्ति कर रहे थे। आज हमारा एक नया चैप्टर आया है जिसका नाम है उत्तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, जैसा कि मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, आज भी कहूँगा। उत्तक, सबसे पहले उत्तक के बारे में देखिए, उत्तक क्या होता है। यहाँ पर देखिए समझाया भी गया है। सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका से हमारे उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र। चाहे वो पौधों की बात हो, चाहे वो इंसानों के अंदर की बात हो, सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो होती है कोशिका। उसके बाद उत्तक होता है, उसके बाद अंग तंत्र बनता है, हमारा अंग बनता है और अंग तंत्र। यानी जो कोशिका हैं, कोशिका बहुत स्मॉलेस्ट मानी जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे सूक्ष्म चीज़ जो होती है वो कोशिका होती है। तो जिज्ञासा थी हमारी कोशिका में शरीर किस प्रकार कार्य करता है, क्या पादपों में कोशिका भी हमारे शरीर की कोशिका की तरह कार्य करती हैं। तो ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं वो कार्य कैसे करती हैं, और जो पौधों में और जो दूसरे जंतुओं में या किसी और में जो कोशिका होती हैं, क्या वो एक जैसा ही काम करती हैं। तो जिज्ञासा दीदी कह रही है, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं और विभिन्न प्रकार कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिका सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। देखिए, जीवों में जितनी भी कोशिका होती हैं, हर एक कोशिका का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। हर कोशिका हर काम नहीं कर सकती। जैसे आप अपने बॉडी में देखेंगे तो हमारी कोशिका से जो अंग हैं अलग अलग, जैसे हृदय है उसका काम अलग होता है, और जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका काम अलग होता है। जितने भी ऑर्गन, जितने भी अंग हैं, सबका काम, अंग का काम अलग अलग होता है। जब अंग का काम अलग अलग होता है तो इसका मतलब आपके अंदर की जो कोशिका हैं उनका भी वो सारे कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर जो बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो उनके लिए बहुकोशिकीय जीव, मान लीजिए हमारे पास अगर कोई है, तो बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिका होती हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए। लेकिन अगर हम एक कोशिका की जीव की बात करें तो एक कोशिका जीव के अंदर एक ही कोशिका होती है, यही जो है सारे काम करेगा। ये आपका जो है जनन के लिए भी यही काम होगा। ये अगर शरीर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है तो भी एक ही कार्य होगा। आप अपने जैसा कुछ नया बनाना है तो भी, मतलब कि सारे काम अगर एक ही कोशिका द्वारा होता है तो वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव के बारे में इन्होंने बताया है। फिर ये बोल रहा है एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ये आप उत्तक की परिभाषा इसमें लिख सकते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को, यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, मैंने बता दिया है। कोशिकाएं अलग अलग होती हैं हर अंग की, और हर निश्चित कार्य करने में ही सक्षम होती हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक कोशिका हर एक काम कर सके। देखिए, अब दो तरीके की कोशिकाओं के बारे में बात की गई है बेसिकली यहाँ पर, जंतु और पादप। देखिए, जंतु तो आपको पता होगा, जो जंतुओं के अंदर कोशिका होती है, पादप, उत्तक। देखिए, अब हम यहाँ कोशिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कोशिकाओं से उत्तक के बारे में बात करेंगे। तो उत्तक जंतुओं में अलग बात की गई, और पादप का मतलब होता है पौधे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पौधे के उत्तक के बारे में बात हो रही है। तो जंतु उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित रहता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। देखिए, जंतुओं को आपने देखा होगा, कोई भी एनिमल आपने आसपास देखा हो, चाहे वो कोई डॉग हो, चाहे वो कोई और हॉर्स हो, कोई भी एनिमल हो, वो एक जगह नहीं रुकते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर वो जंगल में हैं तो भी वो एक जगह नहीं रुकते, जंगल में भी वो क्या करते रहते हैं, पलायन करते हैं। पलायन वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, चलते रहते हैं। तो चलने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। कोशिकाओं की वृद्धि आप समझ रहे हैं, हर एक जंतु का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना वो बढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। इंसान के अंदर भी यही होता है कि जंतु उत्तक की जब हम बात करेंगे तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी जंतु उत्तक की बात करेंगे तो ये जो सेम प्रोसेस है वो हमारे अंदर भी होगा। यानी जंतु उत्तक इज़ जस्ट सेम लाइक एज जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो चीज़ होती है। तो हमारी वृद्धि भी आपने देखी होगी पर्टिकुलर टाइम पे जाकर रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी हाइट बढ़ रही है तो बढ़ती चली जाती है पूरी ज़िंदगी भर। हमारी वॉइस जो है वो थोड़ी सी भारी होती है तो ज़िंदगी भर भारी होती चली जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जाके वो एक समान हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये होती है जंतु उत्तक। पौधे उत्तक की जो ये बात कर रहा है, पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। आपने देखा होगा पौधे क्या होते हैं, कोई भी पौधा है उसको आप लगा दीजिए, वो एक जगह स्थिर रहेगा। तो इसको ऊर्जा की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये चलते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं। अब ये कह रहा है कि पौधों में उत्तक जीवन विभेजित होता रहता है। जो पौधों का उत्तक है वो विभाजित होता रहता है। विभाजित मतलब वो डिवाइड होता रहता है।
है, यानी उनका जो उत्तक है वो डिवीज़न होता रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहला विभाज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक के बारे में, यानी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। तो विभाज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक क्या होते हैं उसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से। तो सबसे पहले देखिए विभाज्योतक उत्तक के बारे में आपको ये बता रहा है। और देखिए ये प्लांट है, आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर जो होता है उसको हम शीर्षक बोलते हैं, और जो उसके ब्रांचेस में आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रांचेस में आपको उसके दिखाई दे रहा होगा, हाँ बेटा बोलो। विभाज्योतक उत्तक के बारे में बच्चों हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है, ऐसा विभाजित होने के उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार उत्तकों को विभाजित उत्तक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। देखिए इसमें आपको दिखाया भी गया है, पहला विभाज्योतक उत्तक है, फिर अंतर्वृष्टि है, फिर आपका पार्श्व विभाज्योतक उत्तक है। तो 3 तरीके के उत्तक इसके अंदर आएंगे। तो शीर्षक विभाज्योतक उत्तक क्या होता है? यह पौधों की जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में, यानी जहाँ पर वृद्धि हो रही है, जड़ और तनों में जो भी वृद्धि होती है वहाँ पर ये विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि शीर्षक विभाज्योतक उत्तक का क्या कार्य है, तो ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है अंतर्वृष्टि विभाज्योतक, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पूर्व दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये कहाँ होते हैं? आपके पत्तियों के आधार। देखिए जैसे आपकी ये पत्ती है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपकी पत्ती है, तो इनका जो आधार है, इनका जो बेस है यहाँ पर, और जो टहनी जहाँ से लगे होते हैं वहाँ पर ये आपके अंतर्वृष्टि, देखिए आपको दिखाया गया है, ये वाला पार्ट अंतर्वृष्टि का है, जहाँ से आप किसी पत्ती को अगर तोड़ते हैं तो जो उसका मेन नोड होता है वहाँ पर ये होते हैं। फिर पार्श्व विभाज्योतक उत्तक के बारे में बताया गया है कि पार्श्व विभाज्योतक उत्तक तने की परिधि तो आप समझते हैं, परिधि क्या होती है? जैसे एक सर्कल होता है, उसकी परिधि क्या होती है? उसकी बाउंड्री। तो एक तने की परिधि क्या होगी? ये तने की परिधि उसकी यही तो होगी, बाहर वाला हिस्सा। और मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक उत्तक के कारण होती है। मूल में यानी जो भी तने की मोटाई बढ़ेगी, तने का जो डायमीटर बढ़ेगा, वो पार्श्व विभाज्योतक उत्तक के कारण बनेगा। ठीक है, तो आगे है, आगे देखिए, आगे जो बात हो रही है वो हो रही है विभाज्योतक उत्तक के गुण। ठीक है, विभाज्योतक उत्तक के गुणों के बारे में कह रहा है कि इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। पहला है कि इनकी जो कोशिकाएं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, यानी इनके पास जो लिक्विड होता है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। तो आपके ध्यान रखना, विभाज्योतक उत्तक के गुण ही अभी आपको बताए गए हैं। अभी आपको जो दूसरा उत्तक आएगा, स्थायी उत्तक आएगा, उसके गुण बताएंगे। तो गुण आपका पेपर में पूछा जाता है। इनमें रसधानियाँ नहीं होती, रसधानियाँ नहीं होंगी आपकी विभाज्योतक उत्तक में। अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर रसधानियाँ, यानी जहाँ से जो कोशिका द्रव्य का आना जाना होता है, वो नहीं होती हैं विभाज्योतक उत्तक में। ठीक है, तो अब आपके इसके क्वेश्चन आपके स्वयं को जानिए, ये आपको करने हैं। आप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसे, ताकि ये बच्चों के पास पहुँचे और उनको इसका बेनिफिट मिले। तो मिलेंगे अगली वर्कशीट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।